नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है पॉडकास्ट ऑन व्हील्स में। और आज फिर से मेरे साथ हैं डॉक्टर शालीन शर्मा, जो सहायक निदेशक हैं महिला बाल विकास में। और आज विशेष रीति से हमारे मन में आया कि हम इस गंभीर विषय पर चर्चा करें, जो है घरेलू हिंसा। और सामान्यतः एक काउंसलर के रूप में मैंने काफ़ी बच्चों से बात की, 2000 से अधिक। और लगभग सभी बच्चों ने ये मुझे बताया कि उन्होंने घरेलू हिंसा का सामना किया है या अपने पालकों के बीच में हिंसा का व्यवहार देखा गया है। तो इसी गंभीर विषय पर आज चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका शालीन जी इस पॉडकास्ट में एक बार फिर। थैंक यू, नमस्कार। जी, तो हम इससे पहले कि इस विषय पर हम चर्चा करें, मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि हम इसे परिभाषित करें कि घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है? कि घरेलू हिंसा से तात्पर्य है वो हिंसा जो परिवार के भीतर हो, चार दीवारी के भीतर हो, वो रहवास, वो स्थान जहाँ हम रहते हैं, जहाँ परिवार रहता है, जहाँ कुछ लोग रहते हैं, जो जिनके बीच में कुछ नातेदारी व्यवस्था जुड़े हुए हैं, रिलेशनशिप है जिनके अंदर, इंटीमेट रिलेशनशिप है जिनके अंदर, विवाह या लिव इन रिलेशनशिप के माध्यम से वो साथी लोग जुड़े हुए हैं, उनके और उन पर निर्भर रहने वाले परिवार के सदस्यों के उनके बीच में जो हिंसा होती है, जो एक चारदीवारी के भीतर है, जो एक परिवार के भीतर है, जो घर के भीतर है, उसको हम घरेलू हिंसा कह रहे हैं। जी। और इस घरेलू हिंसा में कितने प्रकार की इसके प्रकार क्या हैं? ये किस हद से शुरू होती है, किस हद तक जा सकती है, इसके बीच में क्या है? इस पर भी थोड़ा-सा बताएँ। घरेलू हिंसा वो है जो चारदीवारी के भीतर हो रही है, जो जो परिवार में रिश्तों के बीच में हो रही है। वो हिंसा कई प्रकार की हो सकती है। वो शारीरिक हिंसा हो सकती है, फिजिकल वायलेंस, जो साधारण रूप से जोर से हाथ पकड़ना या फिर मार देना या काट लेना, बाल खींच देना, हाथ, पैर, लात, कोई ऑब्जेक्ट फेंक के मार देना, कोई उछाल देना किसी भी चीज़ को। तो शारीरिक हिंसा हो सकती है, उसके अलावा वो भावनात्मक हिंसा भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हिंसा जिसको हम कहेंगे, जिसके अंदर किसी को मज़ाक उड़ाना, किसी को छोटा बताना, किसी की किसी का बुलिंग जिसको हम कहते हैं, जी। वो हो सकती है, उपेक्षा हो सकती है, नेग्लिजेंस हो सकती है। आर्थिक हिंसा भी घरेलू हिंसा में आती है कि या तो वो आपको कोई आर्थिक गतिविधि करने नहीं दे रहे, उससे रोक रहे हैं, या आर्थिक गतिविधि से जो आपकी जो आय है उसको उन्होंने ले लिया। अ, आर्थिक हिंसा तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से भी हो सकती है, जैसे कि आपको पै अलग से अपना पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं रखने देना, हुँ। या आपको किसी अमुक सामान का, वस्तु का इस्तेमाल करने से रोकना। इस कमरे में नहीं जाएँगे, इस वॉशिंग मशीन को हाथ नहीं लगाएँगे, इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस प्रकार की हिंसा, या उसके बाद यौन हिंसा भी घरेलू हिंसा का प्रकार हो सकती है, जहाँ आपकी मर्ज़ी के बिना संबंध बनाना, या वो कुछ कुछ उस प्रकार के वो एक्ट करने के लिए दबाव बनाना, जो कि आपका साथी नहीं चाहता है। तो घरेलू हिंसा, चूँकि वो चारदीवारी के अंदर है, और ख़ासकर घरेलू हिंसा का जो यौन हिस्सा वाला हिस्सा है, वो तो बिल्कुल एक और बिल्कुल इंटीमेट रिलेशनशिप में केवल 2 लोगों के बीच में ही है और एक कमरे के अंदर ही है। जी। तो वो इतना ज़्यादा कई बार बाहर नहीं आ पाता। लेकिन बाकी के जो चीज़ें हैं, वो उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, वो दिखती हैं, वो लोगों को दिखती हैं। कई बार आप उनको छुपाने का प्रयास भी करते हैं, कुछ उसके लिए कहानी भी बनाते हैं, बहाने बनाते हैं, लेकिन वो दिख जाता है। और हाँ, ये घरेलू हिंसा जो है ना, ये इतना ज़्यादा घुली-मिली है समाज में कि कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आती है, जो कभी-कभी मिलते हैं, जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पार्टी में हैं, वो 2 लोग जिसमें से एक अब्यूज़र है और जिसके प्रति हिंसा हो रही है, उनकी बातचीत से समझ लेते हैं कि हिंसा हुई है।
लेकिन जो बच्चे उस परिवार में हैं, जो निर्भर है, जो छोटे हैं, वो रोज-रोज इसको देखते हैं, कई 100 बार ज़्यादा देखते हैं उन लोगों से वो। उनके जीवन पर ये बहुत प्रभाव डालती है। जी, मैं समझता हूँ कि घर एक ऐसा स्थान है जैसे कि ओएसिस इन द डेज़र्ट, इस प्रकार का होना चाहिए कि संसार की भागम-भाग से और इस संसार के जो भी दबाव से जो व्यक्ति अपने घर में आता है, बच्चे स्कूल से आते हैं और जो गृहिणी भी है वो अपना काम-काज करके या अगर वो वर्किंग वुमन भी है, तो वो एक ऐसा सुरक्षित स्थान होना चाहिए। अब एक बड़ी विडंबना ये है कि जो स्थान सबसे ज़्यादा सुरक्षित होना चाहिए, मानसिक रूप से और इवन फिज़िकली भी, उसी स्थान पर अगर डर का माहौल हो, खतरे का माहौल हो, तो वो बड़ी अजीब-सी स्थिति बन जाती है कि तनाव घर में ही हो रहा है और बाहर उससे कम है। तो ये बड़ा अजीब लगता है। और आपको क्या लगता है, जैसे आपने बच्चों के बारे में बात करी कि बच्चों पर इसका प्रभाव अम, क्या पड़ता है? मतलब बच्चे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं कि कई बच्चे जैसे हकलाने की स्टडी में मैंने पढ़ा था कि एक बहुत छोटा बच्चा है और वो देख रहा है कि अपने माता-पिता को लड़ते हुए या हिंसात्मक रूप से पिता-माता के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो उसने वहाँ से वो कुछ नहीं कर सकता है तो उसने हकलाना शुरू किया। ऐसा एक केस स्टडी थी और उसके हकलाने की ये चीज़ करीब 30 वर्ष तक चली उसके जीवन की और इतना अधिक प्रभाव उसके हुआ और बाद में थेरेपी में जब ये पता चला कि इसका इस प्रकार से इसका हकलाना हुआ है, तो उस थेरेपी की वजह से 30 वर्ष के बाद वो ठीक भी हो गया। तो ये तो एक फ़िज़िकल साइन था, लेकिन ऐसे खतरे का अनुभव करना बच्चों में हो सकता है, इनसिक्योरिटी की भावना आ सकती है, कॉन्फिडेंस में कमी हो सकती है। आपने अपने महिला बाल विकास में अपने कई वर्षों का आपका अनुभव है, तो बच्चों में आप क्या देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस चाहे वो माता के साथ हो रहा हो या इवन बच्चों को भी मारा-पीटा जा सकता है, तो उसके उसके बारे में कुछ बताइए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विरोधाभास है कि जो घर जो एक सबसे सुरक्षित, सबसे प्रेम की जगह होनी जी, चाहिए, वहीं पर हिंसा है और वहीं पर ये तनाव और डर और भय है। तो बच्चों पर देखिए, बच्चे देख के सीखते हैं। बच्चे सुन के, समझ के, देख के सीखते हैं और उनके ऊपर ये प्रभाव दो तरफ़ा होता है। एक तो जैसे हिंसा का जो माहौल है, जब वो बच्चा बड़े होते हुए देख रहा है कि जो उसके पेरेंट्स हैं, वो आपस में उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, हीटेड बातचीत का, फिर फिज़िकल वायलेंस का भी हो रहा है या एक-दूसरे के ऊपर सामान फेंक रहे हैं और उसमें जो जो फिज़िकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली ज़्यादा पावरफुल है, सत्ता इसके पास ज़्यादा है, जी, वो हावी हो गया है, तो दूसरा व्यक्ति दब गया है। तो बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव ये पड़ता है कि बच्चा फिर थोड़ा सबमिसिव हो जाता है, डरा हुआ, सहमा हुआ रहेगा, ज़्यादा बात नहीं करेगा, ज़्यादा जवाब नहीं देगा, एकाकी हो जाएगा, कट जाएगा कुछ जगहों पर, सोशल एक्टिविटीज़ में कट जाएगा। एक तो प्रभाव ये उसके मनोवैज्ञानिक रूप से उसकी साइकी पे ही पड़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी पे ही पड़ेगा और इसमें भी जो जो गर्ल चाइल्ड है उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जी, और दूसरा प्रभाव जो है जो दोनों के ऊपर पड़ता है वो इसकी स्वीकार्यता से पड़ता है। जी, उदाहरण के लिए देखिए कि यदि एक दंपति है, एक आदमी है, एक औरत है, विवाह के साथी है, दोनों बंधे हुए हैं उस विवाह के बंधन से और उनके परिवार में एक लड़का और एक लड़की है जो बड़े हो रहे हैं, 10 साल का है, 11 साल का है या उससे 1-2 साल कम ज़्यादा है, दोनों भाई-बहन हैं। तो यदि वो देखता है कि उसके पिता ने उसकी माता के ऊपर हाथ उठाया, फिज़िकल वायलेंस, घरेलू हिंसा, तो देखता है कि माँ थोड़ी देर रोती है, ज़्यादा रेसिस्ट नहीं करती, फिर शाम को हँस के बात करती है, उसके लिए चाय बनाती है, खाना बनाती है, फिर वो ठीक से रहते हैं। 7 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर इस घटना की पुनरावृत्ति होती है और ये चलता रहता है। तो वो समझता है कि ये जीवन का एक अंग है, जीवन ऐसे ही चलता है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो उसने ये सीखा कि जब मेरा विवाह होगा मतलब आज कहना चाह रहे हैं कि हिंसा बच्चा ऐसा सोच लेता है कि जीवन शैली का भाग है। जी, बिल्कुल ये एक वे ऑफ लाइफ है
और ये स्वीकार्यता है इसको, इस एक तरफ़ा हिंसा को। तो वो ये सोचता है कि जब मेरा विवाह होगा, मेरे विवाह की जो साथी होगी, उसके ऊपर मैं हाथ उठा सकता हूँ, ये मेरा राइट है। ख उसी समय पर लड़की देखती है कि मेरी माँ ने पिटाई हो जाने के बाद, थोड़ी देर रोने के बाद चुप हो गई, फिर उसके लिए खाना बनाने लगी, फिर उसके लिए चाय बनाने लगी, हँस के बात करने लगी। फिर अगली बार का इंतज़ार हो रहा है कि अगली बार कब ऐसा होगा, फिर 1-2 घंटे के बाद फिर ठीक हो जाएगा। तो वो ये सीखती है कि जब मेरा विवाह होगा तो मेरा साथी यदि मुझे मेरे ऊपर हाथ उठाएगा, तो मुझे भी इसी तरीके से रहना है, रिएक्ट करना है, इसको आत्मसात कर लेना है, ज़्यादा विरोध नहीं करना है। और 1-2 साल पहले हमने एक सर्वे किया था और उसमें हमने ये पूछा था महिलाओं से कि अगर पति किस संदर्भ में अगर पति हिंसा करे, हाथ उठाए, तो वो उनको लगता है कि जायज़ होगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर पति कुछ कहता है कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना और फिर भी अगर हम करते हैं, तो उस संदर्भ में जायज़ होगा। तो आपने जैसा कहा कि और कई 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 अच्छा प्रतिशत था महिलाओं का ये कहने में कि ये जायज़ होगा। जबकि हम और आप जानते हैं कि और अपने कानून के अनुसार कहीं से कहीं किसी भी प्रकार की हिंसा जायज़ नहीं है। जाए तो एक तरीके से इसको सामाजिक एक स्वीकृति भी क्योंकि आम बात है, इसलिए लोगों ने दे रखी है और ख़ास तौर पे बड़ा अजीब है कि ये महिलाओं के द्वारा ही ये कहा गया। देखिए, जो घरेलू हिंसा है, वो घर की चारदीवारी के अंदर है। लेकिन जो महिला के प्रति उपेक्षा है, जो जेंडर की बायस है, जो जो स्वतंत्रताएँ सीमित की गई हैं, जो उसकी चाहे मोबिलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो, उसको समुदाय में, घर के बाहर भी वही है, उसका रिफ्लेक्शन है घर के अंदर। तो वो स्वीकार्यता घर से बाहर मिली हुई है, इसलिए घर के अंदर मिली हुई है। और वो इतना ज़्यादा आप देखिए कि घरेलू हिंसा का कानून 2005 में आया। जबकि भारत को आज़ाद हुए तब तक करीबन 50-60 साल हो गए, 60 साल के आस-पास हो गए थे। जी। और ये भी एक बड़े शर्म की बात है एक समाज के रूप में कि संसद में हमको इस तरीके से कानून लाना पड़ा जो महिलाओं को महिलाएं घर के अंदर सुरक्षित नहीं है, महिलाएं और बच्चे दोनों घर के अंदर सुरक्षित नहीं है। और हम इसको कई बार मतलब सामाजिकता का या हम इसको कई बार संस्कृति का हिस्सा बता देते हैं। इवन कई एक धर्म विशेष में की पुस्तक विशेष में यहाँ तक लिखा है कि पुरुष को इतना अधिकार है कि वो महिलाओं और बच्चों को उस हद तक मार सकता है, जहाँ तक उनके शरीर पर निशान ना आए। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे अलिखित कानून है या जो समाज में जो चली हुई जो परंपराएँ हैं, वो घरेलू हिंसा को स्वीकार्यता देती हैं। उनको सैंक्शन ही नहीं कर रही हैं वो तो। जी। तो इसलिए वो व्यवहार में आती है और जब हम बच्चे जब अगली जनरेशन जब पल बढ़ रही है, लर्न्ड बिहेवियर। तो अभी ये पिछले 10 सालों में जब से थोड़ा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, सोशल मीडिया का विकास हुआ है और ये कानून भी आया करीबन लगभग 20 साल पहले, उसके बाद से लोगों में थोड़ी जागरूकता बढ़ी है। अन्यथा हर 10 में से 3 महिला, हर तीसरी महिला ने फिजिकल वायलेंस झेला है और हर दूसरी महिला मुझे लगता है कि ये इससे ज़्यादा होगा। हाँ, बिल्कुल इससे तो मैं चाहूँगा जो हमें सुन रहे हैं महिलाएँ वो हमें वही महिलाएँ कमेंट करें नीचे इस वीडियो के कि आपने अगर फिज़िकल वायलेंस नहीं झेली है डोमेस्टिक, तो आप कह सकते हैं कमेंट में कि मैंने नहीं झेली है। फिर देखेंगे कि कितने हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये शायद ज़्यादा हाँ, होगा। हर दूसरी भी हो सकता है। हम लेकिन हर तीसरी कह रहे हैं और जहाँ तक भावनात्मक हिंसा की बात है जो साइकोलॉजिकल फ़ियर या जिसको बोलें, वो मुझे लगता है कि हर दूसरी महिला ने कम से कम आधी आबादी ने तो उसको झेला ही होगा। जी। हम दावे से नहीं कह सकते कि किसी भी कक्ष में अगर हम इसको बात कर रहे हो कि इस कक्ष में जितने लोग बैठे हैं, उनमें से किसने अपने आस-पास घरेलू हिंसा को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा है, शायद ही कोई मिलेगा। शायद ही, अपने परिवार में नहीं देखा होगा तो अड़ोस-पड़ोस में देख लिया होगा, कहीं बाहर समुदाय में देख लिया होगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा व्याप्त है, व्यापक रूप से व्याप्त है ये। हम चर्चा कर रहे थे बच्चों पर डोमेस्टिक वायलेंस के प्रभाव के बारे में। तो मेरे पास 2 ऐसे काउंसलिंग के किशोरों के केसेस आए थे, जिसमें एक किशोर बालिका ने अपने घर में ये घरेलू हिंसा का सामना किया और वो क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपने आप को सेल्फ हार्म करना शुरू किया, जैसे यहाँ-यहाँ काटना और जब वो काटती थी तो उसको रिलीज़ महसूस होता था। तो ये एक प्रकार का ऐसा प्रभाव है हताशा का और इसके दूरगामी परिणाम होते हैं बच्चों को जो झेलने पड़ते हैं।
इवन उनके पूरे जीवन काल में भी शायद इसका प्रभाव, अगर थेरेपीज़ ना हो, तो शायद समाप्त नहीं किया जा सकेगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दुखद भी है, जैसे आप बात कर रहे थे लर्न्ड बिहेवियर की, जो सामान्य रूप से इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है घरेलू हिंसा। तो एक किशोर बालक से मैं बात कर रहा था और काउंसलिंग के दौरान उसने बोला कि अब मैं अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालूँ? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी। यानी कि उसका, जब मैंने उससे पूछा तो उससे पता चला कि जैसे उसके पिताजी उसकी माँ पर नाराज़ होते हैं और मारपीट करते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, ऐसे ही जब इसकी शादी हो जाएगी तो उसको पंचिंग बैग मिल जाएगा एक। जैसे मेरे पिताजी की शादी हो गई है, उनके पास पंचिंग बैग है, ऐसे ही मैं किस पर निकालूँ, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है। उसने इस प्रकार का ऐसे मुझे बताया। तो हम इसमें ऐसा भी लोग कहते हैं कि वो मेरा पति तो अच्छा है, पिताजी अच्छे हैं, बस वो शराब पी लेते हैं ना, तो शराब इसके लिए, लत इसके लिए बड़ी खराब चीज़ है, वरना वो तो बहुत अच्छे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, आपने बिल्कुल ही सही बताया कि वो बच्चे ने जो कहा कि वो मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ, कि मैं कैसे करूँगा? मैं फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालूँ? तो वो तो एक 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 पानी की तरह बह रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। बॉस ने सबॉर्डिनेट पे गुस्सा किया, सबॉर्डिनेट ने उससे नीचे वाले पे गुस्सा किया। जब सबसे नीचे आ गया तो उसने आई घर में पत्नी पे कर दिया, पत्नी ने बच्चों पे कर दिया, जी। बच्चों ने बाहर जाके कुत्ते के बच्चे को मार दिया। तो वो इस प्रकार से चल रहा है और इसको बड़ा स्वीकार्यता मिली हुई है। रही बात शराब की, तो शराब कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है घरेलू हिंसा का, कि वो घरेलू हिंसा को शुरू कर रहा है। वो हाँ, ऐड ऑन कर सकता है थोड़ा-सा, क्योंकि शराब पीने के बाद आदमी मारता विवाह के साथी को या बच्चों को ही है, वो माँ को नहीं मारता। और पुलिस वाला दिख जाता है रास्ते में, डंडा होता है पुलिस वाले के हाथ में, तो सीधा हो जाता है वो। और जैसे ही वो पुलिस वाला चला जाता है, भाई शराब के नशे में जाता तो अपने ही घर पे है ना, दूसरे के घर में जाकर के दूसरे के पत्नी बच्चों को तो नहीं मारता ना। हुँ। तो शराब एक एक छोटा-सा परिवर्तन ला सकता है, थोड़ा-सा टॉप अप जिसको बोल सकते हैं। शराब कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है। दूसरा, शराब के बाद जो अब्यूज़र है उसके व्यवहार में अंतर आता है, लेकिन जो जिनके ऊपर हिंसा हो रही है, तो हो सकता है कि वो फिज़िकल वायलेंस में थोड़ा-सा अंतर हो जाए, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक हिंसा है, जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो थ्रेट है ना, वो शराब पीने के बाद उसमें कोई अंतर नहीं आता, वो बढ़ती नहीं है वो। वो उतनी ही रहती है, क्योंकि वो व्यक्ति से जुड़ी हुई है, वो शराब जुड़ी हुई नहीं है वो। वो व्यवहार जुड़ी हुई है, वो वो सामाजिक प्रतिमानों से जुड़ी हुई है। तो अच्छा, ये भी एक बड़ी अजीब-सी बात है कि शराब का सेवन कौन कर रहा है? एब्यूज़र ही कर रहा है। हुँ। और जो आपने कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो अच्छा है व्यक्ति, पर शराब पी लेता है, तो ये तो एक मैकेनिज़्म है। ये तो लक्षण हैं जो सिखाए जाते हैं कि हम एब्यूज़र से ही हमें प्यार है और एब्यूज़र के साथ ही हमें रहना है। बेसिकली ये डिपेंडेंस है कि आप उसके बिना भी आपका कोई वजूद बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बनाया भी नहीं गया है, और आपको आप जाएँगे तो कहाँ जाएँगे? कहीं-कहीं ऐसा स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसा लग रहा है। जी, बिल्कुल वही है कि आप अपने अब्यूज़र से ही आपको प्रेम है। तो एक बात यहाँ पर ये मन में आती है कि जो महिला है, जैसे आपने थप्पड़ मूवी शायद आपने देखी होगी, तो कई लोगों के गले से नीचे नहीं उतरी वो मूवी, क्योंकि उसमें एक थप्पड़ की वजह से उसने उस व्यक्ति को, अपने पति को छोड़ दिया। जी। और तो इसमें हम देखते हैं कि कब एक महिला को ये निर्णय लेना चाहिए, क्या इस प्रकार के हिंसात्मक व्यवहार जो पति द्वारा होता है, क्या उसमें जीवन यापन करना चाहिए एक पत्नी को? क्या अगर नहीं करना चाहिए तो वो कब निर्णय ले कि अब ये बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, आई कैन डील इट विद इट एनीमोर? और इसके बारे में बताइए, फिर इससे जुड़ा हुआ प्रश्न मैं आपसे इससे बाद में पूछूँगा। मेरा इसमें कहना ये है कि हमको इंतज़ार नहीं करना है। जैसे आपने थप्पड़ मूवी का ही उल्लेख किया, तो उसी में वो
वो कहता है कि सिर्फ एक बार ही तो हुआ था। तो वो कहती है कि जो नायिका है वो कहती है कि एक बार तो हुआ ना, एक बार भी क्यों हुआ? तो बोले बोले वो कहता है कि मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, माफ़ी माँग रहा हूँ। तुम वो ये भी तुम कहता है कि तुम मुझे मार लो। हाँ, तुम मुझे मार दो, हुँ। तुम मुझे मार लो। तो चलिए अगर इसी पे बात करें कि तुम मुझे मार लो, तो एक्सचेंज ऑफ ब्लोज़ तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। जब संतति होगी, जब बच्चे होंगे, तो वो देखेंगे माता-पिता एक-दूसरे पे फेंक रहे हैं, तो फिर वही वे ऑफ लाइफ आ जाएगा। जीने का तरीका थोड़ी ना है कि हम आप हमें मार रहे हो और हम आपको मार रहे हैं, ये बिल्कुल भी जीने का तरीका नहीं है। आपने शुरुआत में कहा था कि विवाह या घर जो है, वो तो टिका है प्रेम पे, विश्वास पे और वहाँ सिक्योरिटी है, इमोशनल भी और फिज़िकल भी। आदमी सबसे थक-हार करके घर ही लौट रहा है, तो उसको अप्रूव मिलना चाहिए, और वो ही नहीं मिल रहा है। तो बस मेरा ये था कि वो अगर हम सोचते हैं कि ये सुधर जाएगा, ये बाद में नहीं करेगा, तो हम किसी बड़ी घटना का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें को नहीं करना चाहिए वो इंतज़ार। मेरा ये कहना है कि गलती करने के बाद माफ़ी माँगना एक बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। लेकिन घरेलू हिंसा में ये आदत ही आदत बन जाती है कि वो बार-बार गलती करता है, बार-बार माफ़ी माँगता है। तो उसमें फिर माफ़ी माँगने या कोई कोई औचित्य नहीं ही रखती। नहीं रह जाता, उसके अंदर कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो जो महिलाएँ इसमें कंटिन्यू रखती हैं रिलेशनशिप में, वो बनी रहती हैं। आपको क्यों लगता है कि वो क्यों बनी रहती हैं इसमें? सालों-साल इवन मिडल एज तक आने तक और वो इंतज़ार करती हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाएँगे तो ये व्यवहार खत्म हो जाएगा और कहीं न कहीं उसमें कमी आती है। लेकिन वो ऐसा क्यों मतलब इसको कंटिन्यू रखती हैं? क्या कारण हो सकते हैं इसके? इसके 2-3 बड़े-बड़े कारण यही है। पहला कारण तो ये है कि समाज में स्वीकार्यता है, उसने जब वो महिला जिसके साथ ये हिंसा हुई, जब वो बचपन में पल-बढ़ रही थी तो उसने देखा, जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में बोला था, कि ये हिंसा होती है और उसमें सहन एक पार्टी को ही करना है, एक एक मतलब यूनिडायरेक्शनल है ये। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि उसकी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकती बाहर निकलने के बाद। कंडीशनिंग उसकी ये हो गई है। दूसरा एक प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको हम बोलते हैं कि वो टाल रही है बार-बार, किसी के बच्चे हो जाएँगे तब शायद ठीक हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा। कई बार वो सोचती है कि मैं इस एब्यूसिव विवाह से बाहर निकल जाऊँ मैं। इसको छोड़ दूँ मैं इस मैरिज को। लेकिन वो सोचती है कि नहीं इसके बाद छोड़ दूँगी। बच्चा 12th में आ जाएगा फिर ठीक है। बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा, बच्चा नौकरी हो जाएगा तब छोड़ूँ। फिर उसके बाद वो सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी इस उम्र में। तो ये धीरे-धीरे चीज़ें उसके हाथ से फिसलती जाती हैं। जी। और जो मर्द हैं, जो इस प्रकार की घरेलू हिंसा करते हैं, जी। वो एक तो आपने बताया कि लर्न बिहेवियर है, वो सीखते हैं और उसको स्वीकार्यता है और चलता रहता है, कुछ होता नहीं है, तो इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन ये किस प्रकार के होते हैं? मतलब इनकी प्रोफाइलिंग अपन करें, तो मुझे तो ये तो सोशियोपैथिक बिहेवियर लगता है। हाँ, ये हिंसात्मक व्यवहार तो किसी भी तरीके से हम उसको जस्टिफ़ाई कर ही नहीं सकते ना। आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा रहे हो? और ये प्रेम विवाह बोलते हैं, प्रेमी बंधन है, विवाह प्रेम का बंधन है, तो वहाँ इस प्रकार की हिंसा चलती है, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, इसमें कहाँ से प्रेम दिख रहा है? हाँ, ये तो बिल्कुल भी प्रेम नहीं है ये। नहीं, लेकिन कंडीशनिंग इस प्रकार से की जाती है कि वो कहती है कि वो प्यार करता है इसलिए तो मारता है। ये देखिए ना उसके जस्टिफिकेशन ऐसे हैं समाज में, वो सिखा दिया गया है, लर्न्ड बिहेवियर है, वो कंडीशनिंग है, वो स्टॉकहोम सिंड्रोम कि वो प्यार करता है इसीलिए तो मारता है वो। है ना? इसलिए मारता है वो। जी। और वो अड़ोस-पड़ोस वाले भी कहते हैं कि दोनों बराबर हैं, कि एक की ज़बान चलती है तो एक का हाथ चलता है। तो भई अगर एक की ज़बान चलती है दूसरे की भी ज़बान ही चले ना। इसका ज़बान का हाथ आप देखिए किसी व्यक्ति पे हाथ उठाना, उसके बाद वो व्यक्ति महिला है उस पे हाथ उठाना, उसके बाद वो महिला आपके साथ इंटीमेट रिलेशन में है, विवाह के बंधन में है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और सामाजिक पृष्ठभूमि में सत्ता उसके पास नहीं है, वो कमज़ोर है। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ लालन-पालन हो रहा है, वो फिज़िकली भी कमज़ोर है। जी। वो फिज़िकली भी कमज़ोर है, तो एक कमज़ोर के ऊपर हाथ उठाना, ये तो मर्दानगी नहीं है, कहीं से भी नहीं है ये तो वो मतलब ये तो वाक़ई आपने सही कहा ये मानसिक बीमारी है ये तो फिर। जी। अ, इसमें हमने बहुत अधिक चर्चा ज़रूर महिलाओं को लेकर के की घरेलू हिंसा में।
लेकिन हमने बीच-बीच में बच्चों के प्रति हिंसा के बारे में भी बात करी कि वो भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। वो भी अपने पालक द्वारा, ख़ास तौर पे अपने पिता द्वारा हिंसा का शिकार होते हैं। उसके विषय में हम बात करें कि क्या ऐसा आज भी कई लोग मानते हैं कि जब तक छड़ी नहीं उठाएँगे तब तक अनुशासन नहीं आएगा। और कई बालकों से जब मैंने बात करी है तो उनको बहुत अच्छी खासी पिटाई का सामना करना पड़ा है, बहुत ही ट्रॉमेटिक। इनफैक्ट एज स्कोरिंग में एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के जो हम स्कोरिंग करते हैं, उसमें से 3 तो इस ऐसे ही अब्यूज़ेस के बारे में हैं। फिज़िकली स्लैप्ड और बीटन बाय पेरेंट्स इन द हाउस, ये सारे सवाल आते हैं और हमारे यहाँ अमूमन 100% बच्चे ये बोलते हैं कि हमें पीटा गया है। तो इसके विषय में ये ये इसको भी स्वीकारोक्ति मिली हुई है। हाँ, जब अंग्रेज़ी में तो कहावत है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी अगर आप छड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बच्चा आपका बिगड़ जाएगा। और मैंने बताया ना आपको कि एक जगह तो लिखा था कि वो इतना मार सकता है जितने शरीर पे निशान ना आए। इस प्रकार की स्वीकारोक्ति संस्कृति में दी जा रही है अगर, तो जबकि बच्चे की हालत तो और भी ज़्यादा कमज़ोर है ना, वो तो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, वो तो कर भी अच्छा हम बच्चे को मारते क्यों हैं? क्योंकि हम उसे मार सकते हैं इसलिए मारते हैं भैया। हम वही गलती के लिए एडल्ट को नहीं मारेंगे कभी, जितनी बड़ी भाई बच्चे ने हमारी बात को नहीं सुना तो हम उसको सीधे मारने लगे। एडल्ट ने हमारी बात नहीं सुना तो हम चिल्लाते ही हैं उसके बाद। और वो एडल्ट अगर हमसे ज़्यादा ताकतवर है, अगर वो वापस से हमको मार सकता है, तो शायद हम चिल्लाए भी नहीं। तो इन दोनों ही स्थितियों में चाहे बच्चों को वो मार रहा है या पत्नी को मार रहा है, इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या वो कभी ज़िंदगी में वास्तविक प्रेम प्राप्त कर पाएगा या उसको अपेक्षा भी करनी चाहिए कि ये मेरे घर के लोग जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ या जब मुझे ज़रूरत हो तो ये वास्तविकता में प्रेम मुझसे प्रकट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शायद यही होगा कि लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझ के निभाएँगे, लेकिन वो वास्तविकता का प्रेम तो शायद शायद ही कर पाएँगे। आप कि हकदार तो वो नहीं है, हकदार तो नहीं है टोटल हाँ हो मतलब जेल जाने का। हाँ, तुम याद आओ और तुम्हारे ज़ोर-ओ-ज़िफ़ा भी याद ना आए, ऐसी मासूमियत तो मोहब्बत में भी मुश्किल से मिलती है। तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक आपने कही कि वो सच्चा प्रेम पा पाएगा, तो महिला और बच्चे वो दोनों तो कर सकते हैं। वो अब्यूज़र के साथ भी प्रेम कर सकते हैं क्योंकि वो प्योर हार्टेड है तो वो कर सकते हैं। जी। और महिला के साथ तो ऐसा है कि वो आम तौर पे हमेशा उसी का साथ देती है तो कमज़ोर है। तो अगर वो ये देख लेती है बाद में कि एक समय पे आने के बाद कि ये मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर है, तो शायद वो उसका साथ दे दे कभी। जी। हाँ, लेकिन बंधी हुई है संस्कारों से या किसी और चीज़ों से, नैतिक रूप से या कहीं से, लेकिन हकदार तो वो नहीं है और वो तो मिस करेगा ही उतना तो वो। जी। तो हम अपने गंतव्य स्थान पर अब यहाँ पर आ चुके हैं और आप जो सुन रहे हैं ये बताएँ कि आपको इस चर्चा में कौन-सी बात अच्छी लगी, कौन-सी नहीं लगी, कितना क आपने इत्तेफ़ाक रखते हैं, कितना नहीं रखते हैं और आगे भी जो आपके ज्वलनशील विषय है, जो आपको लगता है कि हम चर्चा करें उस पर भी आप प्रकाश डाल सकते हैं कमेंट्स में। आपको ये चर्चा कैसी लगी आप बताइएगा। धन्यवाद शालीन जी एक बार फिर यात्रा के लिए। थैंक यू आपको, थैंक यू सारे दर्शकों को। या थैंक यू वन्स अगेन। नमस्कार। नमस्कार।